हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुप केशव। और आज हम लोग पॉलिटी लोकतांत्रिक राजनीति क्लास 9 एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर संस्थाओं का कामकाज पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग मिलकर सीखेंगे कि जो संस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वर्क कैसे करते हैं। क्योंकि संविधान तो निर्माताओं ने संविधान बनाया, अब संविधान के हिसाब से चलने के लिए संस्थाएं भी तो होनी चाहिए। और उसमें संस्थाओं और वो संस्थाएं चलती कैसे हैं, कैसे कामकाज करती हैं, उन्हीं सब चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, कोई भी जब कानून बनता है तो कोई अकेला आदमी नहीं बना देता। भले उसमें सिग्नेचर हो सकता है राष्ट्रपति का हो, या किसी फैसले पर हो सकता है किसी अधिकारी का सिग्नेचर हो, लेकिन वो अकेले कोई फैसला नहीं कर लेता। वो मंत्रिमंडल से और सबसे सलाह लेकर करता, और मंत्रिमंडल भी अपने अकेले आप में फैसला नहीं कर लेता। वो भी जनता के जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं लोकसभा में और राज्यसभाओं में, इन सब से राय मशवरा करके तब फिर कोई डिसीजन लेते हैं, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कानून बनाना। तो कानून भी वैसे ही बनता है। लोकसभा राज्यसभा में पहले चर्चाएं होते हैं, वोटिंग होते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं और फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, तो वो कानून बनता है। ठीक है। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं उसी के बारे में एक आदेश के बारे में समझाया गया है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। उसको कार्यालय ज्ञापन कहा गया, कार्यालय का रिपोर्ट। इसका संख्या 3612 था। कार्मिक, जनशक्ति और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव, आईएएस अधिकारी जब आप बनते हैं तो आईएएस अधिकारी जब काफ़ी सीनियर हो जाते हैं तो वो सेक्रेटरी लेवल पे चले जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो उसी एक विभाग में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने इस आदेश पर दस्तखत किए थे। ये छोटा सा आदेश मुश्किल से पढ़ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर नोटिस लगेगा जैसे अपने स्कूल में कभी कभार नोटिस बोर्ड में चिपका हुआ देखा होगा। ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि भारत सरकार के सरकारी पदों, हाँ, और ये जो आदेश था ये किस मद में था? अब तो रिजर्वेशन आप लोग जानते ही होंगे। तो पहले क्या था, 1979-80 से पहले कि सिर्फ ST SC को ही सरकारी पदों या किसी भी नौकरी में आरक्षण दिया जाता था। लेकिन 13 अगस्त 1900, यहाँ जो देख रहे हैं आप, 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश पारित करके ये व्यवस्था की कि अब से 27% अतिरिक्त आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी मिलेगा। अब तक जिन जाति समूह को सरकार पिछड़ा मानती थी, उनका नाम मानती थी, वो ST SC आते थे। अब जो है उन्हीं का एक और नाम SEBC, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड में आ जाएगा। सोशली यानी सामाजिक, एजुकेशनली यानी शैक्षिक रूप से पिछड़े, बैकवर्ड क्लासेज यानी वर्ग। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति जनजाति, ये तो हम लोग ने अभी डिस्कस कर ही लिया। देखिए, अब निर्णय करने वाले, क्या ये जो 27% आरक्षण का फैसला हुआ, किसी एक आदमी ने इसका निर्णय कर लिया होगा? नहीं किया होगा। लोकतंत्र का मतलब ही होता है मिलकर फैसला करना, राय मशवरा करके फैसला करना, सभी की बातों को एक समान वैल्यू देना। तो किसी एक आदमी का तो इसमें हो नहीं सकता। तो वाजिब है कि वो किसी मंत्री से, किसी मंत्रिमंडल या मंत्री से पूछ के किया गया होगा। क्या एक मंत्री या सिर्फ मंत्रिमंडल के फैसले से हो गया होगा? नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुने के जितने प्रतिनिधि हैं उनसे डिस्कस किया गया होगा। डिस्कस करने के बाद फिर जो है वो चीज़ें उस पर सिग्नेचर, संयुक्त सचिव का सिग्नेचर हुआ और वो प्रकाश में आई आरक्षण के बारे में। वही संस्थाएं क्या हैं? प्रधानमंत्री अपने आप में संस्था है, राष्ट्रपति अपने आप में संस्था है, बड़े बड़े विभाग के संयुक्त सचिव अपने अपने संस्था है। तो जैसे अब उसी के बारे में हम लोग देश के महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। सारे फैसले, सारे विदेश नीति सभी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं, बशर्ते उसको करने का काम प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल करते हैं। और लेकिन जो नाम जो है राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है वो सारे काम। इसीलिए राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी कहा जाता है। वास्तविक अधिकारी सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है, जो सारे कामों को एग्जीक्यूट करता है। इसलिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल को कार्यपालिका कहा जाता है।
प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। सरकारी देखिए, और उसके बाद ये है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पहले देखिए, राष्ट्रपति सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के सलाह से फिर वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, सपोज दैट सारे सांसद चुन के आए लोकसभा में और लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत होगी उस पार्टी में जो लीडर होगा, उस पार्टी के लोग जिसको चाहेंगे वो प्रधानमंत्री के लिए चुना जाएगा और राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएगा। तो पहला काम होगा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को शपथ दिलाना। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से डिस्कस करके मंत्रिमंडल का लिस्ट बनाएगा और राष्ट्रपति सभी मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। हालांकि ये कहने की बातें हैं, प्रधानमंत्री के कहने पर किसी मंत्री को हटाया ये कर सकती है या कुछ और आधार हैं, विवेक के आधार पर, दिवालियापन के आधार पर हटा सकती हैं। ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री ही इस्तीफा दे दे तो मंत्रिमंडल स्वयं अपने आप भंग हो जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही मंत्रियों की नियुक्ति होती है। इसलिए जब प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा तो मंत्रिमंडल नहीं रह सकता, यही नियम है। और इससे देखिए वही है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, थोड़ा धुंधला हो गया है, इस बात को थोड़ा आप लोग माइंड नहीं करेंगे क्योंकि सुविधाओं का अभाव जो भी कह सकते हैं आप, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है। इससे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में, जो यहाँ पर अगर धुंधला आपको दिख रहा है ना, मैं हूबहू पढ़ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इनसे बनने वाले मंत्रिमंडल की बैठकों में ही काम काज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। संसद में राष्ट्रपति और दो राष्ट्रपति पदेन होते हैं। संसद में राष्ट्रपति और संसद में राष्ट्रपति और दो सदन होते हैं, यानी संसद के तीन भाग हैं। एक हो गया आपका लोकसभा, एक हो गया आपका राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोलते हैं, और एक आपके प्रेसिडेंट। ये तीनों मिलके बनाते हैं संसद, समझे। इसीलिए बोला जाए, अगर आपसे पूछा जाए तो संसद के तीन भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, सदन में राष्ट्रपति और दो सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ना लोकसभा के सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है। ठीक है, तो बस अब आगे हम लोग ये पढ़ते हैं कि देखिए, ये जो सरकारी आदेश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, आरक्षण के बारे में, ये सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। देखिए, भारत में जिन पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनाती है, इसलिए कभी कभी समय समय पर सरकारें बदलती रहती हैं। तो भारत सरकार ने आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की सरकार लगातार रही, लेकिन 1979 में भारत सरकार या जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ी जाति समाज में पिछड़े वर्गों का मुआयना करने के लिए एक आयोग बनाया, जिसे बीपी मंडल आयोग भी बोलते हैं या मंडल कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यही लिखा कि भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी और इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मेजरमेंट या मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय को सुझाव बताने का जिम्मा सौंपा गया था। यानी ये आयोग एक तो ये पता करते कि समाज भारत में अभी आज़ादी के 50-60-70 आज़ादी के 20-25 साल बाद तक कौन से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से लोग पिछड़े रह गए हैं और उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये जो आयोग है इसने रिपोर्ट अपनी 1980 में सौंपी। और आपको मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि आयोग कब बना, तो 1979 में बना और इसने रिपोर्ट अपनी कब सौंपी
या सिफारिशें दी तो 1980 में दी, और ये आपके TRA 2.0 में आ चुका है। अब देखिए इसके सुझाए गए उपाय, देखिए ये जो कमीशन सिफारिशें सुझा रही थी, इनको सरकार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकती। हाँ, सरकार को अगर लग सकता है कि ये सही सुझाव दे रहे हैं तो उसको अपना सकती है। ये बात मैं पहले क्लियर कर दूं, किसी भी आयोग की सिफारिश से सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती। सरकार, देखिए इन्होंने क्या सिफारिश दी कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए अतिरिक्त 27% आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और आगे चलकर जानते हैं राजनीति में वोट के लिए कुछ भी किया जाता है, तो ओबीसी की वोट को साधने के लिए जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो इस पर फैसला लिया जाएगा। और 1989 में जो है ये फैसला लिया गया, और 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। और अगले दिन प्रधानमंत्री VP सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। ठीक है। और 13 अगस्त 1990 को काफ़ी डिस्कशंस के बाद, कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक और काफ़ी डिस्कशंस के बाद 13 अगस्त 1990 को ये प्रकाश में आया, ओबीसी का 27% आरक्षण की बातें। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है, क्योंकि हो सकता है समाज के कुछ वर्ग शुरू से दबे कुचले हों और उनको समाज में बराबर की स्थिति में लाने के लिए उनको थोड़ा एक तरह का कह सकते हैं सीढ़ी देना आवश्यक है, जो आप सीढ़ी को आरक्षण समझ सकते हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि जो पिछड़े वर्ग के नहीं है उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि सारा ST SC के लिए, OBC के लिए, इन सब के लिए अगर सीटें आरक्षित होंगी तो सीटें कम बचेंगी, तो अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी। इसके बावजूद कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद की भावना बढ़ेगी, जिससे देश की प्रगति और एकता पर असर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। अब देखिए दूसरे संस्था पर अब आ जाते हैं। ठीक है, कि सरकारी निर्णय से उठने वाले सवाल का निपटारा कौन करेगा, तो सरकारी निर्णयों से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। देखिए भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है। एकीकृत न्याय प्रणाली मतलब नीचे से ऊपर एकीकृत न्याय प्रणाली, यानी जिला स्तर पर सेशन कोर्ट, फिर सिविल कोर्ट, फिर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और उससे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यानी आप नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी अपील कर सकते हैं जब आपके केसों के अगेंस्ट फैसला आ जाए या आप अपने केस से संतुष्ट नहीं हैं तो। ठीक है, और अंतिम फैसला सर्वोच्च न्यायालय का माना जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को, अब देखिए ये आरक्षण के संबंध में बोला जा रहा है कि ये जो आदेश दिया गया था EBC वाला, इसके विरोधी कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने के लिए अपील की। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ऐसे थोड़ी सुन लेती है, वो पहले बातों को समझती है, मुआयना करती है, फिर देखती। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को नाम दिया गया इंदिरा सहनी, एवं इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार। आप इस केस को, क्या हो रहा है, हाँ, आप इस केस को जो ये है कि इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार, इसको ध्यान में रखेंगे कि ये ओबीसी रिजर्वेशन के लिए केस किया गया था, जो इंदिरा सहनी बनाम भारत सरकार मामला बना। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे, हाँ फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने जो देखो जजों की बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट में जब या हाई कोर्ट में जब फैसले होते हैं तो जजों की बेंच बैठती है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है कितने जजों की। तो इसमें जो है चूँकि ये मतलब आरक्षण से संबंधित मामला था, बड़ा मुद्दा था, तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और 1972 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का आदेश अवैध नहीं है। अब बहुमत से मतलब जैसे 6 अगर
जजों की बेंच बैठी है, यानी एक उसी फैसले के लिए 6 जज सुनवाई के लिए बैठे हैं। अगर उसमें फिर इस बात पर बहस होती है और वोटिंग होती है। अगर 6 में से 4 जज फेवर में वोट कर दें तो वो मान लिया जाता है। अगर उसमें से अगर सपोज दैट 4 जज अपोज में अगर वोट कर दे तो फिर वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बहुमत से फैसला किया गया और भारत सरकार का यह आदेश वैध अवैध नहीं है, मतलब इट्स नॉट इलीगल, ऐसा कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेशों में बस कुछ संशोधन करने को कहा, जैसे कि पिछड़े वर्ग में भी हो सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी स्थिति में हो, पैसे वाले हो, तो उन दोनों के बीच मतलब पिछड़े वर्गों में भी जो अमीर और पिछड़े गरीब हैं उनके बीच फर्क करने के लिए एक टेक्निक अपनाया जाए, जिसको आप अभी एनसीएल के नाम से जानते हैं, क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर। ठीक है। तो 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया तथा तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है और अभी कैटेगरी वाइज आरक्षण में ओबीसी को आरक्षण मिलता है, वो भी एनसीएल, नॉन क्रीमीलेयर और क्रीमीलेयर के आधार पर। अब देखिए राजनीतिक संस्थाओं की आखिर आवश्यकता हम लोगों को क्यों है, तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि किसी देश को चलाने में इस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, कुछ बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है और वह टैक्स कलेक्ट करती है और इससे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। वह विभिन्न वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करती हैं। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। कहने का मतलब है राजनीतिक संस्थाएं क्यों आवश्यक है। आखिर संविधान जो बना है उसको क्रियान्वित करने के लिए, उसको चलाने के लिए कोई संस्था चाहिए और उसको चलाने के लिए कोई संस्था चाहिए। फिर देश के लोगों की रक्षा के लिए, कानून व्यवस्था के लिए कोई होना चाहिए, पुलिस, सेना, इन सब पर खर्च करने के लिए विभाग होना चाहिए। तो इसलिए राजनीतिक संस्थाएं आवश्यक हैं। दूसरा, अगर राजनीतिक संस्थाएं कोई फैसला करती है और उनसे संबंधित कोई विवाद उठता है तो उसको निपटाने के लिए भी कोई संस्था चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं लेकिन ये गतिविधियां जारी रहे। ठीक है। अब देखिए, किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है और दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह की विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। जैसे प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। दूसरा, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार है। मंत्री फैसले तो करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कौन करते हैं? जो बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर पुलिस ऑफिसर्स, डीएम, ये एग्जीक्यूट करते हैं। तो यही मंत्रियों द्वारा, उसी को हम लोग नौकरशाह बोलते हैं और इंग्लिश में ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय फिर वह संस्था है जो जहां नागरिक और सरकार के बीच अगर विवाद होती है तो उसे सुलझाया जाए। यानी अगर मान लिया जाए नागरिक के विवाद होगा, बीच होगा, तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास, तो न्यायपालिका सुलझाएगी। नागरिक और सरकार के बीच विवाद हो तो कहाँ जाएगी? सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ी संस्था है, वहां जाएगी। फिर राज्य के बीच विवाद हो जाए तो वहां जाया जाएगा। केंद्र राज्य के बीच अगर विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय जाया जाएगा। तो इस तरह से न्यायपालिका है जो इन सब विवादों को सुलझाती है। अब एक आध बात बताइए कि देखिए, संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। कारण देखिए, पहली बात तो ये कि हड़बड़ी में अगर कोई फैसला लिया जाए तो वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती हैं या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई मायनों में उपयोगी होती हैं। क्यों? तो किसी भी फैसले के पहले अनेक लोगों से राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण, संस्थाओं से तो आप मतलब समझ ही गए हैं, नौकरशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मंत्रिमंडल, सभी अपने अपने संस्थाएं हैं। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती हैं।
इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती हैं। संस्थाओं के चलते अगर कोई भी काम में लेट हो रहा है ना, तो जो अगर बुरा फैसला अगर होना होता है ना, तो उसमें भी बुरा फैसला लेना भी मुश्किल बना देता है संस्थाएं। तो संस्थाओं से एक फायदा है कि गलत फैसले होने से बचते रहते हैं। अब देखिए संसद के बारे में पढ़ते हैं। अरे यार ये क्या हो गया। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं संसद के बारे में कि संसद की क्या आप लोगों में से तो बहुत कोई जानते ही होगी संसद के बारे में। और हम लोगों ने शुरू में बोला ही कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और किसी भी कानून पर चर्चा संसद में ही होती है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो फिर बिल से कानून बन जाता है। तो कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको ये तो फिर सवाल पूछ रहा है, तो आप ये देखिए। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी कहाँ? संसद में। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था, फिर प्रधानमंत्री ने। और हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की ओर से सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है और जनता के हित में फैसले लेती है। तो भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक राष्ट्रीय स्तर पर सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है, राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है, क्योंकि हम लोग चुन के भेजते हैं। हम लोग तो डायरेक्ट शासन कर नहीं सकते, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। ये प्रतिनिधि, ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि की सभा होती है, यह जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। मैं सामान्य शब्दों में समझाऊं तो अगर लोकसभा या राज्यसभा में बैठे सांसद जो होते हैं, एमपीज, वो विधायिका होते हैं, क्योंकि कानून बनाने में इनका वोटिंग का मेन रोल होता है। ठीक है, तो इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती हैं, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं और या मौजूदा कानून को खत्म भी कर सकती हैं और उसके जगह नए कानून को इंट्रोड्यूस या नए कानून को ला सकती हैं। मतलब जो अभी कानून है उसमें बदलाव कर सकती हैं या उसको खत्म कर सकती हैं, नए कानून को जोड़ सकती हैं। ठीक है, तो संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संसद के पास है। दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारों का प्रयोग करती है। भारत जैसे देश में उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद के पूर्ण समर्थन की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। सरकार के हर फैसले पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है, जबकि भारत में सरकारी खर्च के लिए संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं। और सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। संसद के 2 सदन के बारे में आप लोगों ने जान ही लिया है, राज्यसभा, लोकसभा। अधिकांश बड़े देशों ने संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट रखा है। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता के, देखिए जो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुने जाते हैं उन्हें लोकसभा कहते हैं, और जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वो राज्यसभा कहलाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघ इकाइयों के हितों की निगरानी करनी है। विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघ इकाइयों जिसे संघ इकाई यानी केंद्र शासित प्रदेश वगैरह के हितों की निगरानी करनी होती है। ठीक है, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को देखिए, राज्यसभा लोकसभा का कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे वहां पर 2 सभाएं हैं, हाउस ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और दूसरा हाउस ऑफ पीपुल्स। हाउस ऑफ पीपुल्स में आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं।
तो वही इसका इंग्लिश है। और राज्यसभा और लोकसभा भारत में है। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, तो वो मैंने बोल ही दिया है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। वो संसद का सदस्य मतलब किसी भी सदस्य मतलब से तात्पर्य लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। अब देखिए पिछले कुछ लोगों की संख्या, हाँ देखिए आपको पिछले कक्षा में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 से आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा और लोकसभा के अलग अलग है। सदनों को, सदस्यों को कौन चुनता है? ये भी दोनों सदन की बातें हैं। उनका कार्यकाल कितना होता है? क्या सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है या वह स्थायी है? तो देखिए लोकसभा बनाम राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा में कंपेयर करते हैं, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? देखिए राज्यसभा को कभी कभी अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा को अधिक शक्ति है, लोकसभा को कम शक्ति है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। इसीलिए तो कहा जाता है कि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी राज्यों की हितों के लिए आवाज उठाती है, जबकि लोकसभा जनता के हितों के लिए आवाज उठाती है। तो हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास ही है। किसी भी कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन मगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में लिया जाता है। और एक बात बता दूं मैं कि अगर साधारण कानून से, आपको सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ कि साधारण कानून से रिलेटेड अगर कोई बिल दोनों सदन में गया है और विवाद की स्थिति बन जाए, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जहां फैसले होते हैं। और फैसले अक्सर लोकसभा के फेवर में होते हैं, क्योंकि जब परसेंटेज निकाला जाता है तो वोटिंग का, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा से ज़्यादा होती है। इस आधार पर अक्सर जो पलड़ा झुकता है वो लोकसभा की तरफ झुकता है। तो साधारण बहुमत या साधारण संशोधन में ही संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं, अन्यथा विशेष अधिवेशन में राज्यसभा और लोकसभा दोनों का वोटिंग का वैल्यू होगा खतरनाक रूप से बराबर। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं, दोनों सदन के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण, लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इसकी बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। लोकसभा पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का सभी वित्त संबंधी प्रस्ताव और सरकार का बजट और पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा पैसे से रिलेटेड कोई भी बिल को 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है, और या तो उसको संशोधन करने के लिए सुझाव कर सकती है। अगर रखती है तो ऑटोमेटिकली इसका पद खत्म हो जाएगा। अगर संशोधन के लिए भेजती है तो अच्छा बात है, उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। संशोधन मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर वो डायरेक्ट, और 14 दिन अगर राज्यसभा रखती है और 14 दिन के बाद वो अपने आप निरस्त हो जाता है, मतलब उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। कैसे? तो क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है विधायिका के विश्वास पे बनी हुई है, क्योंकि सांसद लोग बहुमत से या अपना नेता चुनते हैं, मंत्री बनाते हैं, और मंत्री बने रहने के लिए लोगों का समर्थन आवश्यक है। अगर समर्थन हट गया तो मंत्रिपरिषद खतरे में पड़ जाती है। तो लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे देखिए एक बार मैं फिर से बोलूंगा कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यानी 543 में से आधे सदस्य यानी एक तरह से 50% प्लस वन आदमी कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। राजनीतिक कार्यपालिका।
राजनीतिक कार्यपालिका मतलब हो गया कि जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका। इन सब देखिए, अब एक तरह से पढ़ ही देता हूँ मैं कि नीतिगत फैसले कौन कर रहा होता है, और फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका अक्सर ज़्यादा होती है। लेकिन हम यह भी जानते हैं अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो वो फैसला नहीं कर सकते हैं। इस अर्थ में वे सिर्फ संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। देखिए, अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार की नीतियों को एग्जीक्यूट या कार्य रूप देने के कारण उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से होता है। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मापन में मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यकलापों की भूमिका बता सकते? कि कह रहा है कि एक तो सरकार के बारे में अगर बात करें तो सरकार भी तो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है काम को। तो सरकार भी कार्यपालिका, सरकार ही कार्यपालिका है। अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यालय की भूमिका बता सकते हैं? सॉरी, मुझे बार बार थोड़ी उबासी आ रही है क्योंकि मैं थोड़ा सोया नहीं हूँ। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के मामले में राजनीतिक और गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? देखिए, कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की तकनीकी जानकारी बहुत कम होती है, क्योंकि मंत्री हो नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो किसी विभाग विशेष से विशेषज्ञ है और वो मंत्री बना है उसी विभाग का। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामलों की जानकारी बहुत कम होती है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस और टेक्नोलॉजी और माइनिंग यानी खान आदि मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्री को क्यों हो? देखिए, वाजिब बात है कि देखिए, लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि है। मंत्री जो है लोगों द्वारा चुना गया होता है, क्योंकि मंत्री भी तो पहले संसद होता है, फिर संसद के लोग ही आपस में चर्चा करके उन्हें मंत्री बनाते हैं और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है और वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है और इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करती है। अब देखिए, मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, ठीक है। सभी मंत्रियों का वो रथ का वो है, घोड़ा है प्रधानमंत्री, या कह सकते हैं ट्रेन का, मंत्री रूपी ट्रेन का इंजन होता है। प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे दिन सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। अब बोलिएगा कि 5 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल है तो तय कैसे नहीं हुआ? मान लेते हैं कि एज अ संसद, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो 5 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं, ठीक। और उसी बहुमत वाली पार्टी में से सभी लोगों ने वोट देकर उसको कृष्ण जी बनाया था और प्रधानमंत्री का कार्यालय तय नहीं होता तब तक सॉरी, मैं थोड़ा लाइट चढ़ गया था। राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, वह तब तक क्यों? अब देखिए, प्रधानमंत्री एक तरह का सांसद है, लेकिन अपने सत्ता में आ जाने के बाद वो बहुमत वाली पार्टी के समर्थन से प्रधानमंत्री बनता है। तो और अगर बीच में विश्वास प्रस्ताव खो दे या प्रश्नकाल में ऐसा किसी चीज का जवाब ना दे पाए तो प्रधानमंत्री वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वो पार्टी या गठबंधन का नेता है और ट्राई करें। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, देखिए मैंने तो पहले ही बोल दिया कि प्रधानमंत्री सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो
लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य चुना जाना। देखिए हमारे भारत में ही एकमात्र प्रावधान है, अन्य देशों में नहीं, कि बिना संसद हुए या कहीं का सदस्य हुए आप जो है मंत्री बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, और किस पार्टी से लीजिएगा वो आप डिसाइड कीजिएगा। सदस्य चुना जाना जरूरी है। मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिनमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें लगभग 8 से 80 गो मंत्री बनते हैं। कैबिनेट मंत्री की बात कर लिया जाए तो जो अमूमन सत्ताधारी पार्टी का जो मेन मंत्री होता है, जैसे अभी वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, ये सब कैबिनेट का हिस्सा है। कैबिनेट में अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह के कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, ठीक है। अब वो एक होता है कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मीटिंग में बैठता है। एक होता है स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। कौन? राज्य मंत्री, ठीक है। विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते राज्य मंत्री उनकी सहायता करते हैं। जो राज्य मंत्री होते हैं, जब कभी कभी कैबिनेट मंत्री नहीं रहते हैं तो उनकी जगह पर ये हैंडल करते हैं, अपना नाम वाम सब बता देते हैं सबको, ठीक है। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है, ठीक है। संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है और मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं करता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री जो जरूरी सूचना देते हैं मंत्रियों को, वो हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार। प्रधानमंत्री व कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, या अगर कोई विवाद हो रहा है ना तो वो जो निर्णय देगा वही अंतिम माना जाएगा। सारे मंत्री उसी के लीडरशिप में काम करते हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं, ठीक है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूर्व मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। मैंने पहले ही बोल दिया है, अगर प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति कर रहा है तो वाजिब है कि अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो सारे मंत्रिमंडल छिड़िया भी दिया जाएंगे। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्रित्व रूप कहा जाता है, ठीक है। राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित किया गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति, यह जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, प्रथम नागरिक होता है और सेना का प्रमुख होता है। और भी कई चीजें बोली जाती हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारियों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है, मतलब दिखावा शोफ वाला ज्यादा होता है कि राष्ट्रपति हैं भाई हमारे यहाँ एकदम रॉयल। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं।
राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री इस ये तय हो जाता है कि क्रमशः राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले भी उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। किसके नाम पर होती हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने का काम न्यायाधीश करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और का काम न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरों देशों में राजदूतों आदि को चुनाव करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते उसी के नाम से होते हैं। तो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। भारत के रक्षा बलों का समुद्री कमांडर राष्ट्रपति का होता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। और ऐसा बैरियर कब बन गया? जब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। ठीक है, सॉरी 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति का कार्य करना अनिवार्य कर दिया। और 44वां संविधान संशोधन 1979 द्वारा, तो ये मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है। अब देखिए, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। सबसे पहले लोकसभा में या राज्यसभा में से किसी एक में पेश होता है। लोकसभा राज्यसभा धीरे धीरे बात करते करते नजदीक आ गया। और साथ में फोटो, सॉरी राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए किसी भी बिल को रोक सकता है। विधेयक पर पुनर्विचार के लिए संसद को दोबारा बोल सकता है। अगर संसद दोबारा विधेयक उसी प्रोसेस में सेम पेज में भेज दे बिना किसी संशोधन के, तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है और नियुक्ति के बाद उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है। न्यायपालिका के बारे में हम लोग जान चुके हैं। देश में सर्वोच्च न्यायपालिका जैसे कुछ नहीं होता, ये बात गलत है। भारतीय न्यायपालिका में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, यूनाइट है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, ये हम लोग जान चुके हैं। नगर प्रशासन को नियंत्रित करता है, ये भी जानते हैं। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। अब देखिए, वो इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच, नागरिक और सरकार के बीच, दो या दो से अधिक पॉलिटिक बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक राज्य किस किस टाइप के विवाद सुलझाता है, तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है। नागरिकों के बीच, नागरिक राज्य के बीच, राज्य के बीच का मुद्दा और केंद्र राज्य के बीच का मुद्दा को भी निपटाती है। यह फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है कि बिना किसी के प्रेशर में आए फैसला दे। इसके लिए संविधान में कुछ व्यवस्था की गई है, जैसे कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करती। इसी वजह से आधुनिक लोकतंत्र में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। और ठीक है, कैसे करता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर उसका जो फिर
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही, देखिए राष्ट्र न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जबकि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के कुछ जजों के साथ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ सलाह करके फिर किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों, अब क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे पद से हटाना लगभग असंभव होता है, क्योंकि संविधान में उन्हें इतनी शक्ति दी गई है कि वो स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। जैसे में उन्हें हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से, जो अपने आप में काफ़ी कठिन है, यानी 543 का 2/3, 543 का 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है, जो जल्दी पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि हमारे भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका रह रहकर संविधान का विस्तार करती हैं और रक्षा करती हैं। अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से एक है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई की संविधान के खिलाफ है, तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जबरन उनके सामने किसी भी कानून या कार्यपालिका की सफाई की चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जैसे देख सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का रिव्यू करती है और देखती है संवैधानिक रूप से मतलब अच्छा है या नहीं, या अगर है तो फिर वो फट जाता है। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। जो बेसिक स्ट्रक्चर भारत न्यायपालिका के अनुसार और स्वतंत्रता से मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। संसद जो है, संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उससे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने का क्षमता प्रदान करते हैं। सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न, देखिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, मान लिया फुटपाथ में सो रहा गरीब, इस टाइप के मामले कोर्ट पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो पहली बार PIL का सिस्टम आया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव, जिसके तहत जो है कि सरकारी कार्यवाही से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत नहीं किया जा। ठीक है, यानी सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश यानी डायरेक्शन दिए गए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं, ताकि समाज के वैसे वर्ग जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए कोई अगर हिम्मत वाला वर्ग आदमी है तो उसके लिए AI वर्ग उठा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉम्बे। ठीक है, तो सार्वजनिक हित और मानवाधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसलों और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है, दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। उसके बाद तो पता चल गया। इस तरह से हमारा ये लेसन ख़त्म होता है, और ये लेसन थोड़ा लंबा खिंच गया, सॉरी, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं पूरा समझा पाऊँ। नेक्स्ट लेसन को हम और थोड़ा शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर देंगे, और इस तरह हमारा जो है 5वां चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर 9th का पॉलिटी ख़त्म, 10th के पॉलिटी में एक दिन में दो वीडियो डालूंगा, और 2 या 2.5 दिन में ख़त्म कर दूंगा। फिर हिस्ट्री है, फिर आपके ऊपर लेवल होंगे। ठीक है, और अगर थोड़ा वीडियो एडिटिंग में या फिर इस चीज़ों में दिक्कत हो तो उनको माइंड नहीं करेंगे, आप लोग कंटेंट से मतलब रखेंगे, और BPSC 3.0 वाले आराम से पढ़ेंगे बुक को,
और जो मेन मेन पॉइंट बताया जाता है बीच बीच में VVI उसको याद ही कर लेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो धन्यवाद।